ये कहानी रामपुर गांव की है, जहां बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। गांव में बहुत जोर से बारिश हो रही थी। गलियां कीचड़ से भरी थीं और आसमान में काले बादल छाए थे। बारिश तेज थी, फिर भी रमेश अपने मोमोज का ठेला तैयार करता है और गांव में बेचने निकल पड़ता है। गांव के चौराहे पर पहुंचकर वो अपना मोमोज का ठेला लगा लेता है और जोर जोर से ग्राहकों को आवाज लगाने लगता है। अरे बारिश हो या तूफान, रमेश का ठेला तो रुकेगा नहीं। आओ आओ और दबा के मोमोज खाओ। आज भी गांव में मोमोज की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म मोमोज सबको पसंद आएंगे। देखते देखते कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और रमेश के ठेले पर रुकते हैं। आओ भाई आओ, बताओ कितने प्लेट मोमोज लगाऊं? अरे रमेश, कितने क्या? देख हम दो हैं तो दोनों के लिए एक एक प्लेट लगा दे। रमेश दोनों को एक एक प्लेट मोमोज के दे देता है। मोमोज का एक पीस खाने के बाद राजू रमेश से कहता है, अरे रमेश, ये मोमोज तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढक कर क्यों नहीं रखा? इनका स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे राजू भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा ही, लेकिन स्वाद तो वही है जैसा रोज का होता है। एक पीस और खाकर देखो, शायद पसंद आ जाए। नहीं रमेश, इनका स्वाद बिल्कुल बेकार है। पूरा मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। बारिश में मोमोज लेकर ही गलती कर दी। अगली बार सूखे मोमोज लाना, तब बात बनेगी। इतना कहकर दोनों ग्राहक वहां से निकल जाते हैं, पर उनकी बातों से रमेश उदास हो जाता है। लगता है आज का दिन खराब है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, कल और बेहतर मोमोज बनाकर लाऊंगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बारिश हो या ना हो, रमेश के मोमोज हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। देखते देखते फिर धीरे धीरे बरसात शुरू हो जाती है। रमेश दिन भर मेहनत करता है, लेकिन मोमोज गीले होने के कारण किसी को उसके मोमोज पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से उसके मोमोज बहुत कम बिकते हैं, जिस कारण उसे बहुत बुरा लगता है और निराश होकर घर की ओर लौटता है। रमेश गीला घर लौटता है। उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह से भीग चुके थे और चेहरा थकान और निराशा से भरा हुआ था। उसके घर लौटने के बाद उसकी पत्नी सरिता उसका उदास चेहरा देखकर चिंतित हो जाती है। क्या हुआ जी? आज आपने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है? लगता है आज बारिश के चलते आपके मोमोज नहीं बिके। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। बोलिए, मोमोज बिके कि नहीं? हाँ सरिता, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग मोमोज खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं, जिस कारण उनका स्वाद बिगड़ गया है। मोमोज बिके तो है, परंतु कुछ ही बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, परंतु इस मौसम ने साथ नहीं दिया। यही मेरी परेशानी की बात है। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? ठेले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ सरिता, चिंता तो मुझे भी है, पर हम हार नहीं मान सकते। कल मैं फिर से कोशिश करूंगा। शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से मोमोज खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। फिर क्या था, रमेश और सरिता चुपचाप रात का खाना खाने लगते हैं। कमरे में सन्नाटा था और दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। फिर अगली सुबह होते ही बारिश अब काफी हल्की हो चुकी थी। सुरेश फिर से अपने मोमोज का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है। परंतु कल के मोमोज का स्वाद बिगड़ने के कारण इस बार लोग उसके ठेले पर नहीं आ रहे थे। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई है। लोग शायद सोच रहे हैं कि मोमोज फिर से गीले होंगे। देखते देखते सुबह की दोपहर हो जाती है, पर एक भी व्यक्ति उसके ठेले पर नहीं आया था। क्या हो गया है लोगों को? कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे इतनी मेहनत से मोमोज बनाए हैं और अब कोई खाने वाला ही नहीं है। वह एक चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं, पर कोई ग्राहक नहीं आता है। रमेश का चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। अभी यहाँ रमेश परेशानी से अपने आप से बात कर ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, मेरे पास इस ठेले पर मोमोज है, क्या आप खाओगे? हाँ बेटा, चलेगा, पर बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं है, बस सोचा शायद तुम कुछ खिला दो। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है,
ये लो गर्मा गर्म मोमोज खाओ। बूढ़े बाबा रमेश के दिए मोमोज बड़े चाव से खाते हैं। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। ये मोमोज बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। अभी रमेश बाबा से बात कर रहा था कि तभी आसमान में फिर से काले बादल घिर जाते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखे मोमोज पर गिरने लगती हैं, जिसे देख रमेश परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? फिर से बारिश? अब तो सारे मोमोज भीग जाएंगे। कल इसी बारिश के कारण लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। इस बारिश के चक्कर में मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या हुआ बेटा? बारिश तुम्हें कैसे परेशान कर रही है? अब क्या बताऊं बाबा, कल भी बारिश के कारण सारे मोमोज भीग गए थे, जिस कारण लोगों को उनका स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसी वजह से शायद आज सुबह से एक भी जान मोमोज लेने नहीं आया। रमेश की बात सुन बूढ़े बाबा अपने पास से एक मसाले का डिब्बा निकालकर रमेश को दे देते हैं और वो अपने सिर पर रखे प्लास्टिक की थैली भी रमेश को दे देते हैं, जो उन्होंने बारिश से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। बेटा, परेशान मत हो। यह प्लास्टिक ले लो और इसे अपने ठेले पर डाल दो। इससे तुम्हारे मोमोज भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं यह प्लास्टिक ले लूंगा तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता तू मत कर बेटा। ये प्लास्टिक तुझे ज्यादा जरूरी है। ले रख ले इसे और अपने मोमोज को बचा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बेटा, और अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे मोमोज का स्वाद सच में उड़ गया है, तो तुम यह मसाला उसमें डाल लेना और फिर देखना इस मसाले का जादू। ठीक है बाबा, आपने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है बेटा, तो मैं चलता हूं। तुम बस अपना काम करते रहना। अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। रमेश को मसाले का डिब्बा और अपनी प्लास्टिक देने के बाद बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद रमेश उस प्लास्टिक को मजबूती से ठेले पर बांध देता है। धीरे धीरे बारिश अब थम जाती है और बारिश के थमने के बाद एक ग्राहक, जो गांव का एक जाना माना व्यापारी था, ठेले के पास आता है। अरे रमेश, तेरा ठेला तो आज भी यहीं है। मैंने सुना था कि कल तेरे मोमोज गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल एक काम कर, एक प्लेट मोमोज दे दे। भूख बड़ी जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज मोमोज बिल्कुल ताजा है। ये लोग गर्मा गर्म मोमोज। लेकिन सच कहूं भाई, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ था। लोग शिकायत कर रहे थे कि मेरे मोमोज में स्वाद नहीं आ रहा है। रमेश उस व्यापारी को एक प्लेट मोमोज की दे देता है, पर जैसे ही वो एक मोमो खाता है, वो रमेश से कहता है, ये क्या बना दिया है रमेश भाई? ये तो बिल्कुल बेस्वाद लग रहे हैं। सच में आज भी तुम्हारे मोमोज एकदम गिले लग रहे हैं। इस बार रमेश को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आज भी उसके मोमोस बारिश में थोड़े बहुत भीग चुके थे, जिस कारण उनमें स्वाद नहीं आ रहा था। तभी उसे बाबा के दिए मसाले की याद आई। लगता है आज भी बारिश से मोमोज गीले हो चुके हैं, जिस कारण इनका स्वाद खराब हो चुका है। एक काम करता हूँ, बाबा का थोड़ा सा मसाला इन पर छिड़क कर देखता हूँ। रमेश जल्दी से बाबा का दिया हुआ मसाला मोमोज पर छिड़क देता है और व्यापारी से कहता है, लो भाई, अब एक बार फिर से छक कर देखो, शायद अब तुम्हें स्वाद पसंद आ जाए। व्यापारी एक मोमो उठाता है और जैसे ही मुंह में डालता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह सुरेश, ये क्या बात है? यह मोमोज तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुम्हें इतना पसंद आया? शुक्रिया। शायद आज का दिन अच्छा है। चलो एक और प्लेट मोमोज खाओ, पर यह मेरी तरफ से। अरे इतनी उदारता। ठीक है, ला एक और प्लेट दे दे। लेकिन सच बताना रमेश, तूने आज मोमोज में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। कुछ नहीं भाई, बस वही पुराना मसाला है भाई। पर तुमने पहले जो मोमो खाया था वो ऊपर था, तो शायद गिला हो गया था, और ये गिले होने से बच गए थे, इसलिए अच्छे लग रहे हैं। वरना मैं तो हमेशा अच्छे और प्यार से मोमोज बनाता हूँ। हाँ, पर आज शायद मेहनत का फल मिल रहा है। व्यापारी मोमोज खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से रमेश के मोमोज की तारीफ करता है। व्यापारी की वजह से धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक मोमोज खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। क्या बात है रमेश, ये तो जादू वाली बात हो गई। कल तेरे मोमोज गीले थे,
लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो मैं भूलने वाला नहीं हूं। मैं तो मेरे पूरे परिवार को ये मोमोज खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? एक काम कर, 2 प्लेट घर के लिए बांध दे। अरे इतनी तारीफ, धन्यवाद भाई। बस थोड़े ही मोमोज बचे हैं, जल्दी से ले जाओ। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में रमेश के सारे मोमोज बिक जाते हैं। मोमोज बेचते बेचते वह थक चुका था, लेकिन इस थकान के पीछे उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। आज तो कमाल हो गया। ना जाने बाबा के उस मसाले में क्या जादू था, या फिर मोमोज को प्लास्टिक से ढकने से कोई जादू हो गया। लेकिन जो कुछ हुआ हुआ तो कमाल है। चलो अब घर जाकर सरिता को यह खुशखबरी सुनाता हूं। वो तो ये खबर सुनकर खुशी से पागल हो जाएगी। फिर क्या था, रमेश अपने ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है। रमेश में आज की घटना की वजह से एक नई उम्मीद जाग गई थी और इसी उत्साह के साथ रमेश दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। क्या बात है जी? आज तो आपका चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर बात क्या है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ है। जल्दी बताइए, मोमोज बिके कि नहीं? और बिके तो कितने बिके? सरिता आज तो कमाल हो गया। सारे मोमोज बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट मोमोज पहले कभी नहीं खाए। सच में जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि मोमोज गीले हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक यह बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। हाँ सरिता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में मोमोज दे दिए। फिर उन्होंने मुझे एक ढकने के लिए प्लास्टिक दी ताकि बारिश में मोमोज गीले ना हो, और एक मसाले का डिब्बा दिया। अब पता नहीं ये मसाले का चमत्कार है या फिर बारिश से बचने से, पर जो भी हो मजा आ गया। पर मेरे हिसाब से प्लास्टिक से ढके मोमोज को लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके कुछ देर बाद तो एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। आपने बूढ़े बाबा को मुफ्त में मोमोज दिया, यह तो आपकी अच्छाई का फल है, क्योंकि अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो प्लास्टिक और मसाला तो बस एक बहाना है। आप उसका ज्यादा जिक्र मत करिए, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, वही आपको आगे ले जाएगी। हाँ सरिता, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, आपने सही कहा। अब आप कल भी ऐसे ही मेहनत करना। मुझे यकीन है आपका ठेला अब रोज ऐसे ही चलेगा। फिर रमेश और सरिता खुशी से खाना खाते हैं। आज की रात घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल था। अगले दिन भी काफी बारिश हो रही थी। फिर भी सुरेश अपने ठेले को तैयार करता है और वह अपने ठेले पर बाबा की प्लास्टिक को मजबूती से लगाता है। फिर वह ठेले को धक्का मारकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है, पर वो बाबा का मसाले का डिब्बा ले जाना भूल जाता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन मोमोज खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे रमेश, ये क्या बात है? ये मोमोज तो कल के जैसे स्वादिष्ट नहीं हैं। कल तो तेरे मोमोज खाते ही मन खुश हो गया था, ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला ना? अरे हाँ भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूं। तेल भी ताजा, आटा भी वही है, और बारिश से बचाने के लिए ठेले के ऊपर ये प्लास्टिक भी लगाई है ताकि समोसे गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं रमेश, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे मोमोस लाना, तभी खाऊंगा। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बात है। तभी उसे अचानक से बाबा के मसाले की याद आई। लगता है कल जो जादू चला था वो बाबा के मसालों का था, और आज तो मैं उन्हें लाना भी भूल गया हूं। अभी रमेश अपने आप से बात कर रहा था कि तभी उसके ठेले पर एक ग्राहक मोमोस लेने आता है। अरे रमेश भाई, मैंने सुना है तुम्हारे मोमोज के स्वाद में जादू है, जरा मुझे भी तो चखाना। हाँ भाई, बस 1 मिनट रुकना। रमेश उस ग्राहक के लिए थोड़े नीचे से मोमोस निकालकर एक प्लेट लगाता है, पर उसे खाते ही वो ग्राहक उससे कहता है, ये कैसा जादुई स्वाद है? मैंने तो सुना था कि तेरे मोमोज पूरे गांव में मशहूर हैं, तभी तो मैं उनका स्वाद लेने तेरे यहां आया था।
लेकिन तेरे मोमोज भी बाकियों की तरह बस ठीक ठाक है। लोग तो कह रहे थे कि एक प्लेट मोमोज खाने के बाद दूसरा मांगने का मन करता था। ऐसे मोमोज तो दूसरे भी बना लेंगे, इनमें ऐसा क्या खास है? ग्राहक की ऐसी बातें रमेश को बहुत चुभने लगी, पर उसने उसकी बातों को मन पर नहीं लिया। उसने उससे कुछ नई सीख ली। ठीक है भाई, मुझे आज के लिए माफ कर देना, पर तुम कल आना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक प्लेट मुफ्त के मोमोज होंगे। बस कल तुम आना जरूर। ठीक है रमेश, मैं कल फिर आऊंगा। देखते हैं तू एक दिन में ऐसा क्या कर लेता है। ग्राहक वहां से रमेश से बात कर अपने रास्ते निकल जाता है और रमेश अपने ठेले पर गहरी सोच में पड़ जाता है। इतना तो पक्का हो चुका है कि कल जो बाबा ने मुझे मसाला दिया था उसका स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तभी तो लोग कल के मोमोज की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं और आज के मोमोज को सारे लोग साधारण कह रहे हैं। आज मैं जैसे तैसे मोमोज को बेचने की कोशिश करता हूं और कल से अपने साथ बाबा के मसाले की डिब्बी साथ लेकर आऊंगा। फिर रमेश गांव के बाहर वाले बाजार में ठेला लगाकर खड़ा रहता है। काफी लोग आते हैं, पर आज उनका कल की तरह वह उत्साह भरा चेहरा नहीं था। जैसे तैसे देखते देखते रमेश में थोड़े बहुत मोमोज बिके, जिस कारण रमेश काफी परेशान हो गया था। देखते देखते दिन ढलता है और रमेश भी निराश हालत में अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर रमेश आज की घटी सारी घटना अपनी पत्नी सरिता को विस्तार पूर्वक समझा देता है। फिर अगली सुबह रमेश फिर अपने ठेले को प्लास्टिक लगाकर तैयार करता है और आज उसने अपने साथ बूढ़े बाबा की मसाले की डिब्बी अपने साथ ले ली थी। रमेश फिर वह ठेला लेकर गांव की गलियों में निकलता है। मोमोज का ठेला अच्छी तरह से बाबा की दी हुई प्लास्टिक से ढका हुए था। चौराहे पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है और मोमोज खाने के लिए मांगता है, पर इस बार मोमोज की प्लेट देने से पहले रमेश उस पर बाबा के मसाले को छिड़क देता है और फिर जैसे ही वह उसे खाता है फिर तो तारीफ ही करता रहता है। फिर यह खबर गांव में फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग मोमोज की तारीफ करते हैं और जल्दी ही सारे मोमोज बिक जाते हैं। रमेश थका हुआ था लेकिन खुश था। वह ठेला समेत तेज समय वह मसाले को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वह मसाले को संभाल कर रखता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। रमेश घर पहुंचता है और सरिता को खुशी खुशी बताता है कि आज सारे मोमोज बिक गए और लोग बार बार तारीफ करते रहे। सरिता, आज फिर वही हुआ। जैसे ही बाबा का मसाला डाला, सबने कहा कि रमेश के मोमोज का कोई जवाब नहीं। आज तो ठेले पर इतनी भीड़ थी कि सारे मोमोज कुछ ही देर में खत्म हो गए। देखा जी, ये सब आपकी मेहनत और नेक दिल का फल है। बाबा का मसाला बस सहारा है, असली स्वाद तो आपकी लगन और मेहनत का है। रमेश मुस्कुराता है और मन ही मन उस बूढ़े बाबा को याद करता है। उसे यकीन हो जाता है कि मेहनत और अच्छे कर्म हमेशा रंग लाते हैं। उस दिन के बाद रमेश का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। बारिश हो या धूप, लोग रमेश के ठेले पर मोमोज खाने जरूर आते। चाय पकौड़े खाने वाला ससुराल। ये कहानी सुरीली की है, जिसकी अभी 2 दिनों पहले सूरज से शादी हुई थी। शादी करके वो अब सूरज के यहाँ सरसोपुर नाम के गांव में यानी अपने ससुराल आ गई थी। उसके ससुराल आते ही उसकी सास ने उसका बड़े धूमधाम से स्वागत किया। अगले ही दिन सुरीली की पहली रसोई थी। सुबह सुबह ही वो हल्की घबराहट और एक्साइटमेंट के साथ रसोई में पहुंची। सुरीली को घबराया देख सासू माँ ने मुस्कुराते हुए सुरीली से कहा, बिटिया, आज पहली बार हमारे घर की रसोई में तुम्हारे हाथ का खाना बनेगा। धीरे धीरे सब सीख जाओगी, घबराना मत। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं। आप ही बता दीजिए ना, क्या पसंद है आप सबको? अरे बिटिया, हमारे घर में तो सबको सबसे ज्यादा पसंद है चाय और पकौड़े। अगर चाहो तो पहली रसोई में यही बना लो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सुरीली ने ये सुनते ही एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी, क्योंकि चाय पकौड़े तो उसे भी बहुत पसंद थे। उसे लगा जैसे उसकी पहली रसोई आसान और बढ़िया बनने वाली है। ठीक है माँ जी, आप बाहर जाकर आराम कीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। सुरीली तुरंत से गैस पर चाय चढ़ा देती है और पकौड़े के लिए प्याज काटने बैठ जाती है। प्याज की हल्की जलन से उसकी आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है।
वो धीरे धीरे बेसन में मसाले मिलाती है और मन ही मन सोचती है कि उसकी पहली रसोई सबको जरूर पसंद आएगी। थोड़ी ही देर में कड़ाही में तेल गर्म होने लगता है और सुरीली सावधानी से एक एक करके पकौड़ों का घोल उसमें छोड़ने लगती है। कुछ ही देर में सुरीली ने गर्मा गर्म चाय तैयार कर ली और सुनहरे कुरकुरे पकौड़े भी प्लेट में सजाकर रख दिए। रसोई में अब खुशबू ही खुशबू थी और पहली रसोई की मिठास पूरे घर में फैलने लगी थी। सुरीली चाय और पकौड़े लेकर सास और सूरज के सामने रख देती है। जैसे ही दोनों ने पकौड़ों की खुशबू ली, उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। सासू माँ ने पकौड़े की थाल को देखकर सुरीली से कहा, बिटिया, अगर स्वाद भी खुशबू जैसा ही हुआ ना तो मान जाऊंगी। और इतना कहते ही सबने मुस्कुराते हुए पकौड़े चखने शुरू कर दिए। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, सबके चेहरे खिल उठे। पकौड़ों का स्वाद इतना बढ़िया था कि देखते ही देखते थाल पूरा खाली हो गया। किसी ने एक भी टुकड़ा छोड़ा नहीं। अरे वाह बिटिया, तुम्हारे हाथ में तो सच में बड़ा स्वाद है। पहली रसोई में इतना बढ़िया बना सकती हो तो आगे तो तुम हमारे घर का मान बढ़ा दोगी। सच में सुरीली, तुम्हारे हाथ के पकौड़े तो लाजवाब हैं। मैंने तो इतने अच्छे पकौड़े आज तक नहीं खाए। सुरीली ये सब सुनकर खुशी से खिल उठी। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है और नए घर के लोग उसके हाथ के बने खाने को इतना पसंद कर रहे हैं। ये उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। अब सुरीली के हाथ के पकौड़े घर वालों को इतने पसंद आ गए थे कि हर सुबह नाश्ते में सबसे पहले वही बनने लगे। सासू माँ तो मजाक में कहती, अब हमारे घर में चाय पकौड़ा परंपरा ऑफिशियली शुरू हो गई है। सुरीली भी हंसते हुए हर सुबह नए नए तरह के पकौड़े बनाती, कभी आलू के, कभी प्याज के, तो कभी मेथी के, और पूरा घर खुशी से भर जाता। धीरे धीरे सुरीली की ये छोटी सी कोशिश उसके ससुराल में सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने लगी। अब हर सुबह की चाय और पकौड़े सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि सबको सुरीली की मिठास और प्यार का एहसास दिलाने के लिए बनते थे। और अब जब भी घर पर मेहमान आते, सुरीली के हाथों के पकौड़े उनके स्वागत का सबसे खास हिस्सा बन गए। मेहमान भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते और सुरीली को हर बार गर्व महसूस होता कि उसकी छोटी सी रसोई ने सबका दिल जीत लिया। देखते देखते कुछ दिन इसी तरह हंसी खुशी और प्यार भरे माहौल में बीत गए। सुरीली अब अपने नए घर और परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई थी और हर दिन उसके लिए नई खुशियां लेकर आता। फिर एक सुबह सुरीली के घर उसकी सास की सहेली बिंदिया घर पर आ गई। बिंदिया बहुत हंसमुख और बातूनी महिला थी और आते ही पूरे घर में हंसी और हलचल मचा दी। अरे दीदी, मैं तुम्हारे घर इतने दिनों बाद आई हूँ, कुछ खिलाओगी नहीं क्या? अरे बिंदिया, माफ करना, तुम इतने दिनों बाद आई हो, तुम्हारे साथ बातें करने में इतना समय लग गया कि तुम्हें खाने के लिए पूछना ही भूल गई। रुको 1 मिनट, अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ। सुरीली बिटिया, ओ सुरीली बिटिया, जरा यहाँ आना तो, देखो तो कौन आया है। सासू माँ की आवाज सुनकर सुरीली वहां पहुंच जाती है। जैसे ही सुरीली आई, बिंदिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे सुरीली बिटिया, तुम्हें देखकर तो घर और भी रोशन लग रहा है। सच में तुम बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। सुरीली ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और उसने हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद काकी, आपसे इतनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बस भी करो बिंदिया, अब मेरी बहू की इतनी तारीफ मत करो। चलो अब बताओ, क्या खाओगी? अरे दीदी, मैं तो वही खाऊंगी जो सुरीली अपने हाथों से बनाना चाहे। बस आज उसके हाथ का स्वाद चखना है। बिंदिया की बात सुनकर सुरीली थोड़ा शर्माई, लेकिन उसके दिल में खुशी की एक मीठी लहर दौड़ गई। तो फिर ठीक है बिंदिया, इस मामले में सुरीली सबसे आगे है। मेरी बहू के हाथ की चाय पकौड़ी का तो पूरा घर दीवाना है। बिंदिया यह सुनकर और भी उत्साहित हो गई और सुरीली की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगी। सुरीली बिटिया, जरा गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दो बिंदिया के लिए। आज उसे भी तुम्हारे हाथ का स्वाद छकाना है। सासू माँ की बात सुनकर सुरीली तुरंत रसोई की ओर बढ़ गई और बिंदिया के लिए चाय पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगी। सुरीली ने सबसे पहले गैस पर चाय चढ़ा दी, फिर पकौड़ों के लिए प्याज और आलू काटने बैठ गई।
थोड़ी ही देर में सुरीली ने पकौड़ों का घोल तैयार कर लिया और एक एक करके पकौड़े कड़ाही में छोड़ने लगी। चाय भी खूब उबलकर अपनी खुशबू फैला रही थी और पूरे घर में गर्माहट और स्वाद का माहौल बन गया था। कुछ ही देर में सुरीली ने गर्मा गर्म चाय और ताज़ा तले हुए पकौड़े तैयार कर लिए। फिर सुरीली ने चाय और पकौड़े बिंदिया के सामने परोस दिए। चाय और पकौड़ों की लाजवाब खुशबू सूंघते ही बिंदिया का मूड खिल गया। उसके चेहरे पर तुरंत ही एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। वाह दीदी, चाय और पकौड़ों की खुशबू तो कमाल की है। अरे खुशबू छोड़ बिंदिया, एक बार चक्कर देख, पता चल जाएगा असल मजा कैसा है। बिंदिया ने एक पकौड़ा उठाया और धीरे धीरे खाया। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य दोनों झलकने लगे। वह मुस्कुराते हुए बोली, वाह सुरीली, तुम्हारे हाथ के पकौड़े तो सच में कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने आज तक नहीं खाए। देखा बिंदिया, यही तो मैंने कहा था, हमारी सुरीली के हाथ में जादू है। इसके हाथ से बने पकौड़े सबका मन जीत लेते हैं। सच कह रही हो दीदी, सुरीली के हाथों में वाकई जादू है। अगर मुझे ऐसे पकौड़े मिलें तो मैं रात दिन के खाने में बस यही खाना चाहूंगी। अरे बिंदिया, तूने तो हमारे घर का हाल ही बता दिया। जब से सुरीली आई है, हमारे घर में रात दिन तरह तरह के पकौड़े बनते रहते हैं। सच में हर दिन का नाश्ता अब उसके हाथ के पकौड़ों के बिना अधूरा लगता है। अच्छा, अब बातें छोड़ो और पकौड़े खाओ, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। फिर मत कहना कि तुम्हारी बातों में पकौड़े ठंडे हो गए। बातचीत के बाद सुरीली ने मुस्कुराते हुए बिंदिया की ओर इशारा किया और बिंदिया ने तुरंत पकौड़े खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने पूरे पकौड़े खा डाले और एक भी टुकड़ा बाकी नहीं छोड़ा। वाह सुरीली, सच में तुम्हारे हाथ के पकौड़े लाजवाब हैं। मैंने तो सारे पकौड़े ही खा डाले। देखा बिंदिया, मैंने कहा था ना, सुरीली के हाथ में जादू है। अब तुम जान गई कि हमारे घर में हर दिन का नाश्ता उसके पकौड़ों के बिना अधूरा है। बिल्कुल दीदी, ऐसे पकौड़े हो तो कौन नहीं खाएगा। पर दीदी, मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ। अगर आप हाँ कह दें तो मैं बताऊं। हाँ बिंदिया, क्यों नहीं, बता तो सही। दीदी, आप सोचिए, सुरीली के हाथ के पकौड़े तो सच में सबसे बेहतरीन हैं। अगर आप सुरीली का एक छोटा सा चाय पकौड़े का ठेला खोलवा दें तो वह हर समय अपने हाथ के पकौड़े सबको खिला सकती हैं। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो पकौड़े बेचकर कमाई होगी और साथ ही जब चाहे आप भी गर्मा गर्म पकौड़े खा सकेंगी। बिंदिया, तुम्हारा सुझाव वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम मुझे पहले सुरीली से पूछना पड़ेगा कि क्या वह चाय पकौड़े का ठेला खोलने के लिए तैयार है। मैं नहीं चाहती कि यह विचार उसे अचानक थोप दिया जाए। उसे आराम से सोचने का मौका देना जरूरी है, ताकि वह अपनी मर्जी से फैसला ले सके। हाँ दीदी, प्लीज पहले सुरीली से पूछ लीजिए। अगर वह हाँ कह दें तो फौरन शुरू कर दीजिए। और हाँ, जिस दिन सुरीली अपना ठेला खोले, मुझे सबसे पहले बुलाना। मैं उसके पकौड़े खाने के लिए बहुत खुश होंगी। बिंदिया के जाने के कुछ समय बाद सासू माँ सुरीली के पास आईं। सुरीली बिटिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बिंदिया ने तुम्हारे पकौड़ों के बारे में एक सुझाव दिया है। हाँ माँ, बताइए क्या सुझाव दिया है काकी ने। बिंदिया कह रही थी कि तुम्हारे हाथ के पकौड़े इतने स्वादिष्ट हैं कि क्यों न तुम एक छोटा सा चाय पकौड़े का ठेला खोलो। इससे तुम अपने पकौड़े सबको खिला सकोगी और थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। अगर तुम तैयार हो तो हम इसे शुरू कर सकते हैं। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। बस अगर हो सके तो आप पहले उनसे भी पूछ लीजिए। अरे चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा वो पहले मेरा बेटा है, मेरी बात थोड़े ही टालेगा। सासू माँ और सुरीली दोनों की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि अब सुरीली के हाथ का जादू सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगा। सासू माँ ने सूरज के घर लौटते ही उसे आराम से बैठाया और सुरीली के चाय पकौड़े के ठेले के बारे में सारी बातें विस्तार से बताई। सूरज भी पूरी बात सुनकर तैयार हो गया और उसने माँ से हाँ कह दिया। अब यह तय था कि सुरीली अपना ठेला खोल सकती थी और घर में सबकी खुशी देखते ही बन रही थी। कुछ ही दिनों बाद सुरीली ने अपना नया चाय पकौड़े का ठेला अपने घर के सामने खोल लिया।
ठेले के पास शुरुआत से ही उसकी सासू माँ मौजूद थीं, हर कदम पर उसका साथ देने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए। माँ, पता नहीं लोग आएंगे या नहीं, कहीं किसी को पसंद ना आया तो। अरे पगली, तू बेकार में सोच रही है। तेरे हाथ का स्वाद किसे पसंद नहीं आएगा। लेकिन माँ, ये मेरा पहला दिन है, दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। डरना मत सुरीली बिटिया, मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ। और याद रखो, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ठीक है माँ, आप साथ रहती हो तो हिम्मत आ जाती है। बस ऐसे ही हिम्मत बनाए रखो बेटी। आज का दिन अच्छा ही होगा, देख लेना। सासू माँ की बातें सुनकर सुरीली के चेहरे पर थोड़ा सा आत्मविश्वास लौट आया। उसने गहरी सांस ली, हाथ धोए और चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। कुछ ही देर में अदरक और इलायची की खुशबू पूरे आसपास फैल गई। गरम तेल में तले जा रहे पकौड़ों की महक तो और भी लाजवाब थी। धीरे धीरे राह चलते लोग ठेले की तरफ देखने लगे। तभी एक आदमी खुशबू से खिंचा चला आया और बोला, बहन जी, एक कप गरम चाय और थोड़े पकौड़े दे दीजिए। आपके ठेले की खुशबू ने तो मुझे रोक ही लिया। ग्राहक ने जैसे ही पहला पकौड़ा लिया, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बहन जी, आपके पकौड़े तो सच में कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने पहले कभी नहीं खाए। धन्यवाद भाई साहब, आपकी तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई। ये देखकर आसपास से लोग धीरे धीरे ठेले की तरफ आने लगे। एक दो लोग पहले ही रुक गए और खुशबू का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी और सुरीली की मेहनत का जादू सब पर छा गया। देख रही हो बेटी, लोग तुम्हारे चाय पकौड़े को कितना पसंद कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। धन्यवाद माँ, यह सब आपका साथ और विश्वास होने की वजह से ही संभव हुआ। माँ, बिंदिया काकी को बुला लीजिए, उन्होंने ही मुझे यह ठेला शुरू करने का सुझाव दिया था। उन्हें भी देखना चाहिए कि लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं। हाँ सुरीली, बिंदिया काकी ने तो कहा था कि जब तुम ठेला खोलोगी, वह सबसे पहले तुम्हारे पकौड़े खाने आएंगी। चलो, पहले उन्हें बुलाते हैं। कुछ समय बाद बिंदिया काकी आईं। जैसे ही उन्होंने ठेले और उसके चारों तरफ भीड़ देखी, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह सुरीली, ये तो कमाल है। देखो, कितने लोग तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाने आए हैं। देख रही हो बिंदिया, तुम्हारे कहने पर सुरीली ने ठेला खोला और अब लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। तुम्हारा सुझाव कितना सही था। सच में दीदी, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। सुरीली, तुमने तो सबका दिल जीत लिया। धन्यवाद काकी, आपकी वजह से ही यह ठेला शुरू हुआ और अब सबको पसंद आ रहा है। नहीं नहीं सुरीली, ये सब तुम्हारे पकौड़ों का स्वाद और जादू है। मैं तो बस वही कह रही थी जो मुझे सच में सही लगा। सच में, तुम्हारे पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि सबका दिल जीत ले। अरे बिंदिया, तुम यहीं खड़ी मत रहो। जाओ, अंदर कमरे में बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर में चाय पकौड़े लेकर आती हूँ और फिर हम दोनों आराम से बैठकर चाय पकौड़े का आनंद लेंगे और बातें करेंगे। सुरीली की सासू माँ और बिंदिया आराम से बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े खा रही थीं और चाय के साथ हल्की फुल्की बातें कर रही थीं। कमरे में हंसी मजाक का माहौल था और दोनों का समय बहुत ही खुशहाल गुजर रहा था। यहाँ दोनों चाय पकौड़े खाते हुए बातें कर रही थीं और बाहर सुरीली अपने ठेले पर चाय पकौड़े बेच रही थी। धीरे धीरे दिन बीत गया और देखते ही देखते सुरीली के सारे पकौड़े बिक गए। दिन ढलते ढलते उसे काफी अच्छी कमाई भी हो गई। शाम तक सब काम निपटाकर जब वे घर लौटे तो माहौल बिल्कुल अलग ही सुकून भरा था। सुरीली रसोई में काम कर रही है। सास और सूरज कमरे में बैठे दिन भर की बातें कर रहे हैं। सूरज बेटा, आज तो सुरीली ने ठेले पर बहुत अच्छी कमाई की। दिन ढलते ढलते सारे पकौड़े बिक गए। सच माँ, पहला दिन ही इतना अच्छा गया। सबने पकौड़े खाए और मैं तो काम पर था, मुझे तो एक भी नहीं मिला। अरे हाँ, तू तो दिन भर काम में था। चल, मैं सुरीली से कह देती हूँ कि तेरे लिए भी ताजे पकौड़े बना दे। इतना अच्छा दिन गया है, तेरे लिए बनाते हुए उसे और खुशी होगी। सुरीली बेटी, अगर हो सके तो खाने के साथ सबके लिए थोड़े पकौड़े भी बना देना और सूरज के लिए 2-4 ज्यादा रख देना। बेचारा दिन भर काम पर था, उसे तो स्वाद चखने का मौका ही नहीं मिला। जी माँ,
मैं रात के खाने के साथ प्याज के पकौड़े सबके लिए बना दूंगी। कुछ देर में सुरीली ने प्याज के ताजे पकौड़े बनाए और रात के खाने के समय पूरे परिवार ने मिलकर स्वादिष्ट पकौड़ों का आनंद लिया। अब सुरीली और उसकी सास हर रोज अपने घर के सामने ठेला लगातीं और धीरे धीरे लोग यहाँ की ताजी चाय और कुरकुरे पकौड़े चखने आने लगे। हर दिन ठेले के पास अच्छी खासी भीड़ जुटने लगी और सुरीली की मेहनत और स्वाद का जादू सब पर छा गया। कुछ ही दिनों में सुरीली और उसकी सास का ठेला इतना मशहूर हो गया कि लोग दूर दूर से चाय और पकौड़े खाने आने लगे। धीरे धीरे उन्हें यह लगा कि अब सिर्फ ठेला ही नहीं बल्कि एक छोटी दुकान खोलना ही बेहतर रहेगा। सुरीली ने अपने मेहनत और हुनर से एक छोटा सा होटल खोलने का फैसला किया और उसने उसे अपने नाम से ही शुरू किया। होटल का नाम सुरीली स्वीट एंड स्नैक्स रखा गया। शुरू में छोटा सा कमरा था, लेकिन स्वाद और सेवा की वजह से लोग लगातार आते रहे। उसकी सास हमेशा साथ रहती और हर कदम पर उसे मार्गदर्शन देती। सूरज भी हमेशा प्रोत्साहन देता और कभी-कभी व्यस्त होने के बावजूद दुकान में मदद करने आ जाता। होटल में अब सिर्फ चाय पकौड़े ही नहीं, बल्कि हल्के नाश्ते और कुछ मिठाइयाँ भी मिलने लगीं। कुछ ही हफ्तों में होटल इतना लोकप्रिय हो गया कि आसपास के लोग इसे पसंद करने लगे और रोज नया ग्राहक आता। सुरीली अपने काम में दिन रात लगी रही, लेकिन खुशी और संतोष उसके चेहरे पर हमेशा झलकता रहा। उसका सपना सच हुआ था और उसका घर अब एक छोटा सा स्वर्ग बन गया था, जहां मेहनत, प्यार और स्वाद का जादू सबको भाता था। सुरीली, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरी बहू तुम जैसी हो। तुम्हारे हाथ का जादू और तुम्हारा मेहनत करने का तरीका सच में सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। धन्यवाद माँ, यह सब आपका साथ और विश्वास होने की वजह से ही संभव हुआ। आपके बिना मैं यह सब नहीं कर पाती। बेटी, तुम्हारा उत्साह और समर्पण देखकर मुझे गर्व होता है। सच में तुम हमारे घर की शान हो। आपकी इतनी तारीफ सुनकर और भी हिम्मत मिलती है माँ। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि सबको खुश रख सकूं। समय के साथ सुरीली का होटल और भी लोकप्रिय हो गया। दूर दूर से लोग उसके स्वादिष्ट चाय पकौड़े और नाश्ते खाने आने लगे। हर दिन नई खुशियां और सफलता लेकर आता। सुरीली की मेहनत, लगन और सास का प्यार उसे हमेशा प्रेरित करता रहा। सूरज भी हमेशा उसका सहारा बने रहे और घर में हंसी और प्यार का माहौल बना रहा। अब सुरीली और उसका परिवार न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत था, बल्कि घर में हर दिन खुशी और मिठास का माहौल था। सुरीली ने यह साबित कर दिया कि अगर मेहनत, प्यार और विश्वास साथ हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। और इस तरह सुरीली का छोटा सा ठेला एक बड़ा सुख और सफलता का प्रतीक बन गया और परिवार के लिए हर दिन नई खुशी लेकर आता।